नमस्कार मित्रों। अपनी पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि मैं अपने इस YouTube चैनल के दो हिस्से बनाने जा रहा हूँ। एक में भाषा खंड, जिसमें मैं भाषा हिंदी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बात करूंगा, और दूसरा साहित्य खंड। इसका मैंने शीर्षक रखा है साहित्य के रंग, डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग। इसके अंतर्गत आज मैं कविता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। कविता का महत्व बताते हुए, अपनी काव्य यात्रा का थोड़ा सा वर्णन करते हुए, अपने काव्य संग्रह का भी आपको मैं परिचय कराऊंगा और एक कविता सुनाऊंगा। तो जैसा कि हम आपने जरूर सुना होगा कि कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस पर हमेशा से देश विदेश सब जगह विचार विमर्श होता रहा। सभी विद्वान इस पर चर्चा करते रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीक के सबसे प्राचीन जो विचारक हैं प्लेटो, उन्होंने कविता को सत्य से तिगनी दूरी पर बताया, जबकि उनके शिष्य अरस्तु ने इसे कल्पनात्मक पुनर्सृजन कहा। भारतीय आचार्यों पे आए तो आचार्य विश्वनाथ ने इसको वाक्यम रसात्मक वाक्यम काव्यम कहा। और आधुनिक काल में अगर हम आते हैं तो वहाँ भी अनेक विचारकों ने इस पर विचार किया है, जबकि वर्ड्सवर्थ की परिभाषा मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रभावित करती है। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, और इसी को ही भावों का सहज उच्छलन कहा गया। और दूसरी ओर शैली ने कहा कि अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज विच रिफ्लेक्ट्स अवर सैडेस्ट मूड्स। इसी को सुमित्रानंदन पंत जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अविराम। तो ये कुछ मैंने विचार इसलिए रखे कि थोड़ा सा परिचय कविता के बारे में देश विदेश के विद्वानों का दूं। मैं अब खुद ये मानता हूँ कि कविता वैसे तो सभी व्यक्तियों के भीतर समय समय पर जन्म लेती है, और जीवन का एक ऐसा भी दौर होता है जब प्रत्येक व्यक्ति कवि होता है। जी हाँ, ये 15 से लेकर 20-25 वर्ष की अवस्था ऐसी है, आप सभी उस अवस्था से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं भाव बहुत ज़्यादा फूटते हैं, उच्छलन होता है, और ये अनुभव अनुभूतियों में बदलते हैं। और जो संवेदनशील व्यक्ति होता है वह इन चीज़ों को ज़्यादा महसूस करता है। इसके साथ ही कुछ ही कहें कि व्यक्तियों पर माँ सरस्वती की ये कृपा होती है कि वे उन भावों के उच्छलन को शब्दबद्ध कर देते हैं, और जिसमें जितनी ज़्यादा संवेदनशीलता होती है वह उतना ही अच्छा कवि माना जाता है। वह न केवल अपने अनुभव और अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है, बल्कि दूसरों के अनुभव, दूसरे की बात को महसूस करके भी बहुत सुंदर कविता रच देता है। एक उदाहरण को मैं बात को संक्षेप में कहूँगा। जैसे किसी मजदूर स्त्री को काम करते हुए हम सब ने देखा है, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे महान कवि ने उस मजदूरी करती स्त्री की जो स्थिति है उसका बहुत सुंदर वर्णन वह तोड़ती पत्थर कविता में किया। इसी प्रकार भिक्षुक, विधवा जैसी कविताएं, और भी अनेक कवियों ने ऐसी कविताएं लिखी हैं। तो मेरा भी यही मानना है कि एक अच्छा कवि वह होता है जो न केवल अपने भावों और अनुभवों और अनुभूतियों को व्यक्त करके, बल्कि अपने आसपास, अपने परिवेश, अपने समाज में जो कुछ घट रहा है उससे भी हम बहुत कुछ ग्रहण करते हैं और कविता में रच देते हैं। मेरी कविता की जो यात्रा प्रारंभ हुई है वह जब मैं 10वीं 11वीं में पढ़ता था, तो शेर व शायरी इकट्ठी करने का एक शौक जो उस उम्र में प्राय हो जाता है, मुझे भी हुआ, और मैंने बहुत से शेर इकट्ठे कर लिए। एक पूरी डायरी, एक पूरी किताब जैसी बना ली, जिसमें मैं अच्छे अच्छे शेरों को लिखता रहता था। बहुतों का मुझे अर्थ भी पता नहीं होता था, लेकिन मुझे अच्छे लगते थे, मैं लिख लेता था। न जाने कब यही एक प्रवृत्ति कविता लिखने की ओर मुड़ती चली गई, और मैं कविता भी लिखने लगा। कॉलेज के दिनों में मैंने कोई कविताएं लिखी, और उनमें से एक कविता जो मुझे बहुत पसंद भी है और याद भी है, मुझे बहुत कम अपनी कविताएं याद होती हैं, वह कविता मुझे याद है, तो मैं उस कविता को आपके सामने रखूंगा। और वह कविता मेरे प्रथम काव्य संग्रह संघर्ष मीमांसा में प्रकाशित हुई थी। संघर्ष मीमांसा ये मेरा काव्य संग्रह, जो इस समय ठीक से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये वीडियो जो है रिवर्स चल रहा है, तो ऐसे में इसका नाम ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा। ये किताब घर से 2001 में प्रकाशित हुआ था मेरा एक काव्य संग्रह, और बहुत लोकप्रिय हुआ। इसका भव्य लोकार्पण हुआ और इसके 3 संस्करण प्रकाशित हुए। और लगभग 13-14 सालों बाद 2015 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि और आलोचक हमारे मित्र हैं श्री केदारनाथ शर्मा, उन्होंने इसको अंग्रेजी में भी अनुदित किया। और अभी हाल ही में इसका मराठी में अनुवाद एक मराठी के स्कॉलर के द्वारा किया गया, डॉक्टर दशरथ भगत तुकाराम के द्वारा, जिन्होंने इसको मराठी में उपलब्ध कराया है। उन दोनों का परिचय मैं बाद में दूंगा। फिलहाल उसमें से एक कविता अपनी मैं जरूर आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है यही सच है। यह कविता मैंने अपने
बीए द्वितीय वर्ष के दौरान लिखी थी और ये कविता मुझे आज तक याद है। तो मैं इस कविता से आज अपनी बात को यहाँ समाप्त करूँगा और अगली वीडियो में मैं और कविताएं और दूसरे काव्य संग्रहों की चर्चा करूँगा और इसके बाद व्यंग्य, लघु कथा आदि पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। यही सच है। वह चला जा रहा था तेज कदमों से चमकीली काली सड़क पर। वह चला जा रहा था तेज कदमों से चमकीली काली सड़क पर, जो मुंह चिढ़ा रही थी मानो ये सुना रही थी। जो मुंह चिढ़ा रही थी मानो ये सुना रही थी, तुम जा रहे हो कहाँ? तुम जा रहे हो कहाँ? भविष्य तलाशते हो वहां? इस इंटरव्यू में भी जा लो, यहां भी भाग्य आजमा लो। मगर जो होना है वहां मुझको मालूम है यहाँ। मगर जो होना है वहां मुझको मालूम है यहाँ। मिलता नहीं काम बेरोजगार को, रखेंगे उन्हीं दो चार को। बहुत ध्यान दीजिए, ये कविता मैंने उस 21 वर्ष की उम्र में लिखी थी। रखेंगे उन्हीं दो चार को जिन्होंने दी होंगी गड्डियां, या होंगे भाई के लड़के लड़कियां, या आए होंगे जिनके लिए टेलीफोन। तुम इन सबसे विहीन तुम्हें चाहेगा कौन? दृश्य बदलता है। फटे जूतों से पैर झांक रहे थे, सभी मानो उसे ही जांच रहे थे। वह भी जा बैठा बुलाए जाने की प्रतीक्षा में, सोच रहा था कैसे हो पास इस परीक्षा में। तभी तभी उसका नाम गया पुकारा, वह लपका। तभी उसका नाम गया पुकारा, वह लपका। चपरासी ने रोका, वह गया सकपका। चपरासी ने रोका, वह गया सकपका। भेद भरे स्वर में मुंह ले जाकर कान के पास चपरासी बोला, है कुछ तुम्हारे पास? है कुछ तुम्हारे पास? लाए हो क्या कोई सिफारिश, या करोगे जेब में खारिश? वह सब कुछ समझ गया, उसका चेहरा उतर गया। कनेक्ट होने से पहले ही डिस्कनेक्ट हो गया, इंटरव्यू से पहले ही रिजेक्ट हो गया। वह चला जा रहा था निस्तेज कदमों से चमकीली काली सड़क पर, चमकीली काली सड़क पर। धन्यवाद मित्रों, और इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में मैं और आपके लिए कुछ कविताएं और कुछ अन्य रचनाएं लेकर आऊँगा। देखते रहिए साहित्य के रंग, डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग। धन्यवाद।